हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, आज है दूसरा दिन जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं पेपर वन का, है ना। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए आज हम लोग चलते हैं आज की कोटेशन पे। आज देखते हैं क्या कोटेशन है, जिसमें आज में क्या सीख मिलने वाली है, और उसके साथ साथ आज हम जो है अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, चलिए तो आज शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है सक्सेस नथिंग, सक्सेस कुछ भी नहीं है, मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरीडे। तो भाई साहब, ये सिंपल सा इस कोटेशन का मतलब क्या कह रहा है कि कुछ डिसिप्लिन आपको अपनी जिंदगी में हर दिन लेके आना होगा और उसको प्रैक्टिस में रखना होगा ताकि आप सक्सेस कर पाए। इससे ज्यादा सक्सेस कुछ नहीं है। सर किस बात का डिसिप्लिन? सर डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी का, डिसिप्लिन कमिटमेंट का, डिसिप्लिन आपके परफॉर्मेंस का, कि आप जो डिसाइड आपने पहला दिन किया था क्या वो आखिरी दिन तक आपके साथ मैनेज है या नहीं मैनेज है। मतलब कल आपने डिसाइड किया कि भैया हम 8 घंटे रोज पढ़ेंगे, अगले दिन डिसाइड कर लिया कि नहीं 2 घंटे में काम बच जा रहा है, ऐसी वाली बात नहीं। आपका कंसिस्टेंसी, आपका परफॉर्मेंस, आपका मेहनत वो दिखना चाहिए आपके डिसिप्लिन में, जिससे क्या होगा सर, आपको जैरत मिलेगी, आपकी सफलता आपके हाथ आपके कदम चूमेगी। ठीक है, तो आज का ये था आपका कोटेशन। चलिए नेक्स्ट चले। सर इसका पीडीएफ कहां मिलेगा ये बात बता दीजिए। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है नेट वाला भैया, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पीडीएफ मैं डाल देता हूं। ठीक है, चलिए नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक भी करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और शेयर करिएगा। चलिए इसके साथ और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है नेट से रिलेटेड, पेज से रिलेटेड, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आप नेट वाला भैया ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां बहुत सारे फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं जो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हैं। 499 और 1299 पे आपको मिल जाएंगे, आगे आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहला टॉपिक आज का, तो वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। देखिए प्लेगरिज्म कहने का क्या मतलब होता है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। प्लेगरिज्म कहने का मतलब होता है कंटेंट की चोरी। सर आप कंटेंट की चोरी किस तरह से कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं। चाहे आप अपना खुद का लिखा हुआ कंटेंट को बार बार किसी अलग जगह पे यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी गलती से किसी का कंटेंट चोरी कर ले और उसको रेफरेंस ना दे रहे हो, चाहे आप किसी का कंटेंट को पैराफ्रेज करके चोरी कर ले रहे हो, है ना। मतलब उसने कुछ लिखा, उसको आपने गूगल पे डाला, कुछ और चीज पे डाल के और फिर पैराफ्रेज कर लिया, तो ये सारी चीजें कंटेंट की चोरी कहलाती है। अब सवाल आपका ये होगा कि सर कंटेंट किस बात का, कौन सा कंटेंट को प्लेगरिज्म में रखते हैं? देखिए बेसिकली जब हम रिसर्च करने जाते हैं ना, तो जब हम रिसर्च करते हैं तो पेपर पब्लिश करते हैं, आपके जर्नल पब्लिश होते हैं, है ना, और या फिर थीसिस लिखते हैं, आप सिनॉप्सिस लिखते हैं, है ना, सिनॉप्सिस, ये सारे, तो ये सारा जो होता है अपना सेल्फ वर्क होता है जो हमें खुद लिखना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंटेंट की चोरी करके उसको लिख लेते हैं। ठीक है, कंटेंट की चोरी करके और सेम लिख के साइटेशन भी दिखा देते हैं, तो वो भी एक तरह की चोरी ही है। तो इस तरह की कंटेंट की अगर आप चोरी करते हैं तो आपको प्लेगरिज्म के अंतर्गत रखा जाता है, और इसके लेवल्स होते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में डिसाइड किए हैं। 4 लेवल होते हैं, 0, 1, 2 और 3। जो 3 लेवल में आता है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, जो वहां 0 लेवल में रहता है उसको माफी है, कोई तरह की पेनल्टी नहीं लगती है। चलिए तो टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म में हम बात करें, सबसे पहला जो प्लेगरिज्म है, मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख पाए। सबसे पहला जो है वो है सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म। ये क्या होता है? देखिए जब कोई राइटर जो क्या करता है ना, अपना काम करता है, जैसे मैं राइटर, मैं ऑथर, मैं पीएचडी कर रहा हूं, मैं बुक लिख रहा हूं, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं। अब मैंने क्या करा, जो एक बुक मैंने ऑलरेडी पब्लिश करा लिया है, ऑलरेडी मेरा एक बुक है, अब उस बुक के कंटेंट को मैं कहीं किसी और बुक में यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म। मतलब अपने ही कंटेंट की चोरी मैंने किसी अदर अपने ही अदर किसी बुक के लिए या किसी अदर कंटेंट के लिए कर लिया। तो यही कह रहा, राइटर रीयूज देयर ओन वर्क दैट वाज पब्लिश्ड एल्सवेयर, कहीं और पब्लिश हो चुका है उसको क्या कर रहा है, फिर से वो यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म। दूसरा है मोस्टेक या पैचवर्क प्लेगरिज्म। तो यहां पे क्या होता है, राइटर स्टील करता है क्या, पोर्शन ऑफ दी राइटिंग फ्रॉम द अदर सोर्सेस विदाउट गिविंग एक्नॉलेज्ड और प्रॉपर साइटेशन। तो भैया पैचवर्क प्लेगरिज्म उसको बोलते हैं जहां राइटर दूसरे के कंटेंट को चोरी कर लेता है ना, कुछ पोर्शंस को उठाता है, खुद लिख देता है, ठीक है ना, अदर सोर्सेस से, और उसको साइटेशन भी नहीं करता। अब सर सवाल होगा साइटेशन क्या होता है? साइटेशन मतलब होता है
आप उसके कंटेंट को जो आपने रेफर लिया है उसको रेफरेंस देना कि भाई मैंने ये कंटेंट यहां से उठाया है। ठीक है, चलिए तीसरा है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। देखो यहां पे एक्सीडेंटल कहने का क्या मतलब हुआ, एक्सीडेंटल कहने का मतलब हुआ कि आपने अनइंटेंशनली किसी का क्या कर लिया, किसी का कोई कंटेंट उठा लिया और उसको आपने कोट करना भूल गए या फिर उसको आपने साइट करना भूल गए, तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। देखो क्या लिखा है, राइटर अनइंटेंशनली मिसेस अ साइटेशन, साइटेशन को मिस कर दिया, forgets to use a quotation marks और paraphrase text in a way that's too much like source material। तो ये भाई साहब एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म बोलते हैं, जो गलती से अनइंटेंशनली से किया जाता है, बट है चोरी ये भी। तीसरा है वर्बटिम या डायरेक्ट प्लेगरिज्म, इसको बोलते हैं टोटली कॉपी करना और उसको पेस्ट कर देना, और कहां से, ओरिजिनल सोर्स, जहां से कोई भी कंटेंट, मतलब मान लो कि किसी ने कुछ लिख रखा है, किसी का कोई जर्नल से, किसी का कोई रिसर्च पब्लिकेशन से, तो वहां से हमने डायरेक्टली उसका कंटेंट उठाया और अपने में डाल दिया और उसका साइटेशन भी नहीं किया, मैंने बोला भी नहीं कि मैंने वहां से कंटेंट उठाया, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लेगरिज्म या वर्बटिम। क्या बोलते हैं, वर्बटिम या डायरेक्ट प्लेगरिज्म। उसके बाद है पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म होता है जब आप किसी का कोई कंटेंट उठाते हो और फिर उस कंटेंट को किसी अदर वर्ड्स में सेम मीनिंग के साथ लिख देते हो, तो उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। देखो क्या कह रहा है, राइटर पैराफ्रेज द समवन एल्स वर्क एंड पासेस द आइडिया ऑफ देयर ओन मीनिंग दे डू नॉट प्रॉपर साइट वेयर द पैराफ्रेज मटेरियल ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो मतलब समझ रहे हो, ये साइटेशन भी नहीं करता, ये क्या करता है, भैया वहां से कंटेंट उठाया, उसको पैराफ्रेज किया, पैराफ्रेज मतलब नई वर्ड्स में लिखा। भाई साहब एक चीज को कई बार कई तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसी चीज को पैराफ्रेज किया और उसने अपने कंटेंट बता दिया, तो इसको बोलते हैं क्या, पैराफ्रेज प्लेगरिज्म। एग्रीगेट प्लेगरिज्म क्या होता है, एग्रीगेट प्लेगरिज्म मतलब राइटर कॉपी करता है और पेस्ट करता है एंटायर बॉडी ऑफ वर्क को और उस साइटेशन भी दे देता है, तो एग्रीगेट मतलब ओवरऑल, है ना। क्या कह रहा है, फिर भी ये चोरी है। अगर आप किसी के कंटेंट को पूरी तरीके से कॉपी करते हो, पूरा का पूरा कंटेंट और साइटेशन भी कर देते हो, फिर भी ये चोरी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद है कंप्लीट प्लेगरिज्म, मतलब या कंप्लीट प्लेगरिज्म मतलब वर्ड टू वर्ड प्लेगरिज्म कर लेना, वर्ड टू वर्ड चोरी कर लेना और बिना उसको साइटेशन भी नहीं देना, क्रेडिट में नहीं देना, उसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेगरिज्म। सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म क्या होता है, मतलब देखो राइटर जो साइट करता है ना सोर्स, वो इनकरेक्ट साइट कर देता है, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, मतलब वो चोरी तो एक तो किया ही, लेकिन उसका साइट जो किया वो गलत साइट कर दिया कि भैया हमने किसी और जगह से लिया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, आइए अब देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। वही बात है, कंप्लीट प्लेगरिज्म मतलब सबमिट अनदर वर्क्स इन योर नेम, है ना, अपने नाम पर किसी और का ये कर लो। सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म मतलब रेफरेंस एंड इनकरेक्ट और नॉन एग्जिस्टिंग सोर्स, मतलब रेफरेंस जो आप दे रहे हो, जो साइटेशन दे रहे हो, वो क्या है, वो इनकरेक्ट है या किसी और सोर्स से है, तो वो तो गलत हो गया। डायरेक्ट प्लेगरिज्म मतलब कॉपी करना और वर्ड टू वर्ड क्या कर देना, पेस्ट कर देना। सेल्फ या ऑटो प्लेगरिज्म मतलब सर भाई साहब अपने ही कंटेंट को किसी अदर जगह पे यूज कर लेना। ठीक है, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म मतलब सर आपने वर्ड्स टू वर्ड्स को क्या किया, चेंज किया, उसके मतलब को वही रखा, चेंज किया और जाके आपने उसको लिख दिया अपना काम बता के। मोसेक प्लेगरिज्म मतलब someone else paraphrase और टेक्स्ट within your work। ठीक है, कोई और जो है वो फ्रेजेस कर देता है और टेक्स्ट कर देता है अपना काम के तौर पर। एक्सीडेंटल मतलब सर एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म तब होता है जब अनइंटेंशनली पैराफ्रेज या कॉपी किया जाए और उसको क्या साइटेशन नहीं किया जाए। इनएक्यूरेट ऑथरशिप, भाई साहब इनएक्यूरेट ऑथरशिप कहने का मतलब है कि आप ऑथर नहीं है लेकिन फिर भी आपका नाम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके गाइड होंगे ना, जब आप पीएचडी कर रहे होंगे, तो जब भी आप पेपर लिखते हो तो ये एथिक्स कहता है कि आप अपने गाइड का नाम दें। इससे मतलब क्या होता है, इससे मतलब ये होता है कि भाई गाइड ने आपकी हेल्प करा है, हालांकि करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वहां पे आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म जिससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आ जाओ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। पिछले बार इससे सवाल पूछे गए दिसंबर वाले शिफ्ट में बहुत। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब हम टेस्ट करते हैं ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो टेस्ट है वो कितना % परफेक्ट है। तो अगर जितना कम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा
उतना अच्छा हमारा टेस्ट होगा। जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहने का मतलब है कि हमारे जो टेस्ट है, हमारा जो हाइपोथेसिस है, उसमें इतने परसेंट की कमी है। तो अगर मैं बोलूं कि 0.02% अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो मतलब 2% की कमी, मतलब 98% हमारा जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही है। तो क्या कह रहा है देखो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब कमी। तो कह रहा है इज डिटरमाइंड बाय द रिसर्चर, इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, है ना। इज अफेक्टेड बाय द सैंपल साइज, सैंपल साइज से वो अफेक्ट होता है, और नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट से। तो कॉमन लेवल जो होते हैं वो होते हैं 0.05, 0.01, 0.001%। तो ये सारे जो हैं, इसको क्या सर, इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैक्सिमम मैक्सिमम जा सकता है 0.05 तक, 5% से ज्यादा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बहुत कम चांसेस में होते हैं। एक दो केसेस था जिसमें 10% तक जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप ये देखिएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहने का मतलब कि 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो 95% सही है, आपने जो टेस्टिंग करी वो 95% सही करी, 5% कमी है उसमें। चलिए, क्या इंडिकेट्स प्रोबेबिलिटी दैट द रिसर्चर मेड एन एरर इन रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। तो उसने ये क्या इंडिकेट करता है कि जो नल हाइपोथेसिस था उसको रिजेक्ट करने में कुछ गलतियां हुई हैं, इसको इंडिकेट करता है। मतलब अगर आपने 0.05 रखा तो 0.05% जो है वो रिजेक्ट करने में नल हाइपोथेसिस आपने गलती करी है, मतलब आपने एक्सेप्ट किया सही चीज, 95% सही है कोई चीज, तो जी ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्रिटिकल रीजन, इससे भी सवाल पूछे गए थे। अब देखिए, क्रिटिकल रीजन कहने का मतलब होता है कि आप देखो ध्यान से देखना, जब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना, ये तो इसमें ना दो पार्ट होते हैं लास्ट के, तो ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्रिटिकल रीजन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज टू द ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स दैट अलाउस अस टू रिजेक्ट एट जीरो। हाँ, एट जीरो को रिजेक्ट करने के लिए क्रिटिकल रीजन का यूज किया जाता है। अब ये टू टेल्ड भी होते हैं, वन टेल्ड भी होते हैं। वन टेल्ड मतलब एक साइड वाला, टू टेल्ड मतलब दो साइड वाला। बेसिक चीज है, इसमें कोई खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते कैसे हैं, है ना, उसका क्या प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस से कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फॉर्मुलेट करते हैं नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये हमारा एक गजब का मिथ है, एजम्पशन बना हुआ है कि सिर्फ हम सिर्फ नल हाइपोथेसिस को ही क्या कर सकते हैं, हम शुरुआत में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव को भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। वो होता है प्रॉब्लम के बेस पर, जैसा आपका प्रॉब्लम जिस चीज का आपका टेस्टिंग करना है उस बेस पर। तो सबसे पहले फॉर्मुलेट करिए नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद आप डिसाइड करना है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब आपको ये डिसाइड करना होता है कितना परसेंट मेरा रिजल्ट जो है वो कमी रहेगा और इतना परसेंट हम कॉन्फिडेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट बताना पड़ता है कि भैया आप कौन सा टेस्ट लेंगे, TZ, वन टेल, टू टेल, कौन सा टेस्ट लगेगा। उसके बाद आपको ऑब्टेन करना होता है स्टैंडर्ड एरर फॉर लार्ज सैंपल्स और स्मॉल सैंपल्स के लिए। स्मॉल सैंपल के लिए क्या एरर हो रहा है, स्टैंडर्ड एरर, और लार्ज सैंपल के लिए क्या हो रहा है। फिर आप देखते हैं स्टैटिक वैल्यू, टी वैल्यू या जेड वैल्यू, जैसा भी आपको सजेस्ट किया जाता है केस के हिसाब से। उसके बाद असरटेन करते हैं टेबल वैल्यू एट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां टेबल वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल का और डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक करते हैं। फिर कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू का टेबल वैल्यू से, जो हमने कैलकुलेट किया वो वैल्यू और टेबल वैल्यू जो ऑलरेडी दिया होता है। If calculated value is less than the table value, then accept the hypothesis. अगर आपका जो टेबल वैल्यू कम है कैलकुलेटेड वैल्यू से, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, मतलब टेबल वैल्यू ज्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, यही बोल रहा है ना। कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन टेबल वैल्यू मतलब टेबल वैल्यू ज्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू कम है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा टेबल वैल्यू से, तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ये बात समझ में आई जी। तो ये आपका क्या है, कुछ नहीं, प्रोसेस है। इसी तरीके से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है। चलिए अब नेक्स्ट चले सर, अब आ जाइए दो तरीके का एरर। देखिए ये टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे ना तो ये दो तरीके की एरर का जनरेशन होता है। क्या क्या होता है सर, टाइप 1 एरर को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर रिस्क। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर रिस्क। और टाइप 2 एरर को बोलते हैं कंज्यूमर रिस्क। ठीक है, तो जब हम टाइप 1 एरर की बात करते हैं तो हम अल्फा की बात करते हैं। किसकी बात, अल्फा। टाइप 1 एरर में याद रखिएगा अल्फा, और टाइप 2 एरर में बीटा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बीटा।
टाइप 1 एरर बेसिकली कहा जाता है सिग्निफिकेंस लेवल को, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल ही बताता है कि हमारे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें कितने परसेंट की कमी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है जी सर। अब कह रहा है अगर टाइप 1 एरर की बात करें तो 1 माइनस एरर इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। अब ये कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? ये कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपके टेस्टिंग है। मतलब अगर मान लेते हैं आपका 0.05 रह गया क्या सिग्निफिकेंस लेवल, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा? 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95 आ जाएगा आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 1 माइनस एरर कौन सा? टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल 0.05, तो 1 माइनस एरर इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लेवल। और अगर हम टाइप 2 एरर की बात करें तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ द टेस्ट। एग्जांपल फायर अलार्म, एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉल्स फायर अलार्म जो है लीडिंग टू इनकन्वीनियंस, ये दिया एग्जांपल टाइप 1 एरर का कि भैया अगर गलत अलार्म बज जाता है ना फायर अलार्म, तो भैया इनकन्वीनियंस हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है। और टाइप 2 एरर में क्या बोला? मिस्ड फायर लीड टू डिजास्टर। ठीक है, चलो इफेक्ट ऑन प्रोसेस कह रहा है अननेसेसरी कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस, तो ये क्या है? अननेसेसरी कॉस्ट है टाइप 1 एरर। और ये क्या बोल रहा है? टाइप 2 एरर डिफेक्ट में भी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो कंट्रोल मेथड क्या है? यूजुअली फिक्स्ड रहता है, प्री डिटरमाइंड रहता है। कितना? 1%, 5% और 10%। 10% बहुत कम केस में रहता है, नॉर्मली 5% तक सिग्निफिकेंस लेवल रहता है, टाइप 1 एरर रहता है। और यूजुअली जो है ये 10% से ज्यादा अप्रोप्रिएट सैंपल साइज क्या रहता है उस बेस पर है। क्या है? इनोसेंट डिक्लेयर एज ए गिल्टी और गिल्टी डिक्लेयर एज ए इनोसेंट। देखो अब टाइप 1 टाइप 2 एरर को देखो कैसे पूछा जाता है सवाल। कहेगा जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको क्या कहेंगे? फिर से सुनना, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? सवाल ऐसा भी होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, और इसी को फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अब सर फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं टाइप 1 एरर का? बात सर टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि सही चीज को रिजेक्ट किया है। मतलब फॉल्स पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव तो है, मतलब सही चीज है, लेकिन इसने रिजेक्ट कर दिया, तो सही को रिजेक्ट कर दिया इसलिए ट्रू बोला, क्या बोलते हैं? टाइप 1 एरर, फॉल्स पॉजिटिव। दूसरा कह रहा है नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स है और रिजेक्ट कर दिया तब तो भाई ये करेक्ट डिसीजन है, तो इसमें क्या करना है? इसमें तो करेक्ट डिसीजन जब आ गया तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर ये ट्रू पॉजिटिव हो गया, तब ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बीटा हो गया, तो इसको पावर ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं जी। तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और रिजेक्ट कर दिया गया, तो जैसे राइट को रिजेक्ट कर गया तो क्या बोलेंगे? टाइप 1 एरर। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर राइट को सॉरी फॉल्स को रिजेक्ट कर दिया गया, सही को रिजेक्ट किया तो टाइप 1 एरर। एरर मतलब गलती, कि भैया कोई चीज है वो गलती है। लेकिन अगर फॉल्स को रिजेक्ट किया गया तो करेक्ट डिसीजन है ना, कोई गलत चीज थी हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वो क्या है? वो करेक्ट डिसीजन है। अब देखिए कह रहा है नल हाइपोथेसिस ट्रू था और हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया। नल हाइपोथेसिस क्या था? ट्रू था, तो रिजेक्ट नहीं किया मतलब सेलेक्ट कर लिया, है ना? तो ट्रू था सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब सही डिसीजन है, करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, उसको प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा कहते हैं। लेकिन नल हाइपोथेसिस फॉल्स था, गलत था, और उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, नॉट रिजेक्टेड मतलब सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो जब फॉल्स था और सेलेक्ट कर लिया तो क्या हो गया? टाइप 2 एरर। क्या हो गया? टाइप 2 एरर। इसको फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं और बीटा से डिनोट भी कहते हैं। अल्फा से टाइप 1 एरर को डिनोट करते हैं और बीटा को टाइप 2 एरर से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात जी? सवाल इससे बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सैंपलिंग। अच्छा एक बात बताओ, सैंपल क्या होता है? सर सैंपल हम उसको बोलते हैं जब पूरा पॉपुलेशन में से कुछ चीजें हम 2-4 सेलेक्ट करके उस बेस पर रिजल्ट बना देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सैंपल। है जैसे अगर हम बोलेंगे हमने चावल देखा होगा बनते हुए जी, चावल देखा तो हम क्या करते हैं? चावल को पूरा खा के बता देते हैं कि भैया हो गया, या तो 2-4 चावल निकालते हैं और देख लेते हैं कि हाँ पक गया चावल, अब चलो हटा दो। तो क्या किया हमने? पूरा पॉपुलेशन में से कुछ 2-4 सैंपल लिए उठाए और उस सैंपल के बेस पर हमने रिजल्ट बता दिया कि क्या चावल पक गया है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। अब सैंपलिंग 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सैंपलिंग क्या? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपल कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो एट रैंडम करते हैं, अचानक से करते हैं, मतलब उसमें कोई कन्वीनियंस नहीं होता, उसमें आपको अपनी मर्जी से जिसको चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब चावल वाली बात मैंने बोला, तो आप ऐसा थोड़ी बोलते हो कि नहीं मैंने एक चावल ना दे के रखा था बहुत पहले, मतलब
जब मैं सब चावल को चुन रहा था तो उसमें से बहुत सारा प्यारा सा एक चावल आया, बहुत स्मार्ट था, बहुत अच्छा दिखा, और उस चावल को मैं क्या करूंगा, उसी चावल को ढूंढ के अब देखूंगा। ऐसा तो नहीं करते हैं, 4-5 चावल उठाते हो और देख के बता देते हो, ठीक है। ये इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जहां आप एट रैंडम कोई भी सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हो। दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जो जजमेंट के ऊपर होता है, किसका, रिसर्चर के जजमेंट के ऊपर होता है, सब्जेक्टिव जजमेंट होता है, जो कन्वीनियंसली अब वो क्या करता है, सैंपल सेलेक्ट कर लेता है। अब जैसे मैं जा रहा था मार्केट, और मार्केट के बेस पर मैं कुछ टॉपिक भी लिख रहा था, बगल में मॉल्स दिख गया, मॉल में बहुत सारे लोग थे और मुझे लोगों से फीडबैक लेना था। मैंने क्या किया, वही सैंपल करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं क्या, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। आओ देखो क्या कह रहा है, सर द सैंपल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है रैंडम में, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। एवरीवन इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस, सबको इक्वल चांस मिलता है, किसमें, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में। यूज्ड व्हेन द सैंपलिंग बायस टू बी हैज टू बी रिड्यूस्ड, ये तब यूज करना होता है जब सैंपलिंग के बायस को रिड्यूस करना हो, है ना, पक्षपात ना हो। यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इज डाइवर्स, जब बहुत सारा पॉपुलेशन है, बहुत डाइवर्स फैला हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज टू क्रिएट एन एक्यूरेट सैंपल, एक्यूरेट सैंपल को लेने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग द राइट रिस्पोंडेंट इज नॉट इजी, हाँ इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सही इंसान को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो सैंपल सिलेक्शन किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन दी सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर के जजमेंट के हिसाब से। नॉट एवरीवन हैज द इक्वल चांस, यहाँ पे इक्वल चांस सबको बराबर नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि रिसर्चर जो है वो अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करता है। रिसर्चर डज नॉट कंसीडर सैंपलिंग बायस, यहाँ पे सैंपलिंग बायस कंसीडर नहीं किया जाता है। यूजफुल व्हेन द पॉपुलेशन इज अ सिमिलर ट्रेट, जब पॉपुलेशन सिमिलर ट्रेट का होगा, एक जैसा होगा, तो हम यहाँ पे बोलते हैं अरे यार सब तो एक ही जैसा है, उठा लो, है ना, कोई भी डेटा उठा लो। सैंपल डज नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ये पे क्या होता है, सैंपल जो है एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करता है पॉपुलेशन को। फाइंडिंग रिस्पोंडेंट इज, यहाँ पे क्या भाई सब कहीं भी गए, कहीं भी से कुछ भी उठा लिए। अब अगर हम बात करें सैंपलिंग के, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की और नॉन प्रोबेबिलिटी में, तो उसके मेथड है, बहुत सारे मेथड है, एक एक करके हम इसके डिस्कशन करें, सर कर लेते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहने का मतलब है कि आपके पास डाइवर्स लेवल पर पॉपुलेशन है और आपने उसमें से 2-4 सैंपल्स उठा के अपने रिजल्ट्स के लिए उसको यूज कर लिया। सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहने का क्या मतलब हुआ, सर सिस्टमैटिक सैंपलिंग में भी हम क्या करते हैं, हम एक सिस्टम बना देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 100 डेटा है, तो 100 डेटा में बोलते हैं हम हर 3 से कैलकुलेट करने वाले डेटा को उठा लेंगे। तो वहां भी हमने क्या किया, हमने रैंडम ही उठाया लेकिन सिस्टम से उठाया, तो उसको सिस्टमैटिक सैंपलिंग बोलते हैं। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, सर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जहां हमें एक स्ट्रैटा बनाना होता है और उस स्ट्रैटा के बेस पर हम सामने वाले सैंपल को कोई भी एक उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखाता हूं, मान लो यहां पे कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, उसमें से मान लो 30 फीमेल है, 20 चिल्ड्रन है और 50 मेल है, ठीक है। हमने क्या करा, हमने 2 इससे उठाया और नहीं 3 इससे उठाया, 2 इससे उठाया और 5 इससे उठाया और इसका एक सैंपल बना दिया और हमने इस बोला क्या कि भैया ये स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है। तो इस स्टेटा के बेस पर हमने एक सैंपल लिया और उसी रेशियो में हमने इसको उठा लिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है। एक स्ट्रेटा बना के और उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लस्टर सैंपलिंग थोड़ा डिफरेंस है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, सर क्लस्टर सैंपलिंग में हम 100 लोगों में से 20-20 का 5 ग्रुप बनाते हैं। इसमें ये डिसाइड नहीं करते मेल कौन है फीमेल कौन है, 20 20 20 20 और 20 और कोई भी एक डेटा उठा लिया, कोई भी एक सेलेक्ट कर दिया। तो क्लस्टर सैंपलिंग में क्लस्टर बना दिए इक्वल का और वहां से कोई भी एक डेटा उठा लिए, उसको बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग, ठीक है। याद रखिएगा क्लस्टर की जब बात आएगी तो होमोजीनियस की बात आती है और जब स्ट्रैटिफाइड आएगी तो हेटेरोजीनियस की बात आती है, ठीक है। चलो उसके बाद है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग क्या होता है, सर एक जगह से नहीं कई जगह से आप क्या करते हैं, उठाते जाते हैं। जैसे आप सेंसस की बात कर लो, ठीक है, तो वहां सैंपल कैसे उठाता है, गांव में जाते हैं, गांव से उठाते हैं, फिर शहर, फिर गांव के बाद ब्लॉक, ब्लॉक से तालुका से बढ़ते बढ़ते पूरा
पूरा स्टेट का पूरा आप डेटा आपके पास आ जाता है। चलिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात करें तो सर जजमेंट सैंपलिंग क्या होता है, मतलब जजमेंट सैंपलिंग मतलब ऑब्जर्वर के बेस पर, आप जो ऑब्जर्व करें उस बेस पर आप क्या करते हैं, सैंपल उठा लेते हैं। कन्वीनियंस मतलब जितना इजीली आपको अवेलेबल मिल जाए उस हिसाब से सैंपल उठा लेते हैं। कोटा सैंपलिंग मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड होता है भैया हमको इतना सैंपल लेना है, उतना सैंपल जाके उठा लिया जाता है, ठीक है। पैनल सैंपलिंग, सर पैनल सैंपलिंग मतलब सर एक पैनल बना दिया जाता है और उसी पैनल के बेस पर हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, इसको इंटरकनेक्टेड सैंपलिंग भी बोलते हैं। जैसे सर कोई एक सैंपल मिला, उस सैंपल के बेस पर हम दूसरे सैंपल में गए, दूसरे सैंपल उसके बेस पर तीसरे सैंपल में गए, तो इसको कनेक्टिंग सैंपल भी बोल सकते हैं ना, कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिंग दी डॉट सैंपल। तो ये सारा सैंपलिंग है, सैंपलिंग का टेक्निक्स है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अक्सर कई बार जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या है, सबसे पहला जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, देखिए सबसे पहले बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है। जब हम रिसर्च करते हैं ना तो दो तरीके की रिसर्च की बात आती है, क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आती है तो रिसर्चर क्या करता है, टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए जब आप रिसर्च करने जाते हैं तो उसकी इनडेप्थ स्टडी करता है। कैसे इनडेप्थ स्टडी, वो पूरी तरीके से जाएगा, इंटरव्यू लेगा, चीजों को समझेगा, उस एक्सपीरियंस को अनुभव करेगा और उसके बाद कोई काम करेगा, ठीक है। सर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में क्या क्या होता है, क्वांटिटेटिव में क्वेश्चनियर बनाएगा, 4 क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चंस के बेस पर उसको आंसर देना, बात खत्म, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में एक्सप्लोरेशन का ज्यादा चांस मिलता है, क्वांटिटेटिव में एक्सप्लोरेशन का चांस नहीं मिलता है, बस आपको आंसर्स देने पड़ते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। तो आइए अब क्वालिटेटिव रिसर्च से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या होता है भाई साहब, 1-to-1 इंटरव्यू होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको ये पता करना है कि क्या फार्मर्स के पास फाइनेंस की कमी है या नहीं है, तो आपको फार्मर के पास जाना होगा, आपको कौन से बातें करनी होगी कि भैया पैसा का कमी हो रहा है क्या, ठीक है, पैसा कमी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सरकार जब इतना पैसा दे रही है तो आपके पास क्यों नहीं जा रही। तो ये चीजें के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में, है ना। तो वो डिटेल में जानने का जो जरूरत पड़ेगा उसको क्या, उसको बोलते हैं इन डेप्थ इंटरव्यू। एक एक चीज का डिटेल में आप इंटरव्यू लेते हो। क्लियर है बात। चलिए दूसरा फोकस ग्रुप। अब देखो फोकस ग्रुप का क्या काम है कि 6 से 10 लोग होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे और यूजुअली उस मैटर के एक्सपर्ट होंगे, ठीक है। और 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, किसी एक जगह पे जाके डिस्कशन करेंगे एक्सपीरियंस पर्सन के साथ में और उस पे कोई एक किसी डिसीजन तक पहुंचेंगे, ठीक है। देखो द रोल ऑफ मॉडरेटर इज टू प्रूव द पार्टिसिपेंट्स बाय द आस्किंग करेक्ट रिसर्च क्वेश्चन सो दैट कलेक्ट रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो भैया मॉडरेटर जो होगा, जो उस ग्रुप का हेड टाइप का होगा, वो सही रिसर्च क्वेश्चंस पूछ के उसकी क्या करेगा, रिसर्च करने में उसकी मदद करेगा। तो 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स होंगे और एक मॉडरेटर होगा। नैरेटिव रिसर्च कहने का क्या मतलब हुआ, सब नैरेटिव रिसर्च करने का मतलब हुआ कि आप चीजों को नैरेट कर रहे हैं, मतलब जो किसी ने काम किया उसके बाद उसको आप क्या कर रहे हैं, आप उसको नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये काम हुआ है, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि सर हमने जो लोगों ने काम कर रखा है उसको हम पढ़ते हैं और उस बेस पर बताते हैं कि भैया देखो ये लोगों ने ऐसे ऐसे काम किया है, तो उसको बोलते हैं नैरेटिव रिसर्च। देखो कह रहा अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर समटाइम्स इज कॉन्ट्रास्ट विद अ सिस्टमैटिक रिव्यू, इट टेंड्स टू बी द लेस फोकस्ड देन अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड सीक्स टू अराइव एट क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन लिटरेचर दैट इट कवर्स। तो बोल रहा भाई साहब सिंपल से वही बात बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। फेनोमोलॉजी, फेनोमोलॉजी क्या है, ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें रिसर्चर्स क्या करता है, अटेम्प्ट करता है कि कैसे एक या ज्यादा इंडिविजुअल किसी सिचुएशन का एक्सपीरियंस करता है। मतलब यहां सिचुएशन का एक्सपीरियंस किया जाता है, मतलब जैसे कोई जेल में है तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप उसका इंटरव्यू जाके ले रहे हैं, तो किसी सिचुएशन का एक्सपीरियंस करना उसको बोलते हैं फेनोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, फेनोमोलॉजी, ठीक है। कि भैया जैसे मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जो आप कोई वो युद्ध हुआ था उसमें वो काम किया और वो जेल में है, तो उसका क्या इंटरव्यू कर रहे हैं, बताइए उस समय क्या हुआ था, कैसे हुआ था, दैट इज कॉल्ड फेनोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, फेनोमोलॉजी। एथनोग्राफी बोलते हैं कल्चर की स्टडी को, किसको बोलते हैं, कल्चर।
आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जाएगा, उसके बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यू, नॉर्म्स को समझेगा, उसको स्टडी करेगा डेप्थ में, ठीक है ना, जहां वो क्या रहता है, जहां जिस कल्चर में रहते हैं, मतलब जिस कल्चर में रिसर्च करेगा उसी कल्चर में जाके रहेगा और समझेगा चीजों को, उसको बोलते हैं कल्चर की स्टडी। क्या बोलते हैं? कल्चर की स्टडी। केस स्टडी रिसर्च हो गया कि इन डेप्थ स्टडी ऑफ एनी टॉपिक, मतलब किसी भी टॉपिक पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी भी चीज का रिसर्च करने का जब आप इन डेप्थ स्टडी करते हो, डिटेल्ड में स्टडी करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी रिसर्च। क्या बोलते हैं? केस स्टडी। कंटेंट एनालिसिस मतलब सर जो भी आप लिख रहे हो उसकी एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस, जो आप कंटेंट बना रहे हो उसको बोलते हैं क्या? कंटेंट एनालिसिस। और ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब हो गया कि भैया ग्राउंड लेवल पर जो थ्योरी आपने जनरेट की वो किस तरह से है, वो उसका डेटा कैसे कलेक्ट हुआ है, तो वो ये सारी बात करते हैं। देखो, एथनोग्राफी मतलब पोर्ट्रेट ऑफ पीपल, स्टडी एंड ए कल्चर ऑफ ए ग्रुप, यूजुअली डेवलप कल्चर अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। फेनोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, जो कोई एक लाइफ जी लिया है उसके बारे में हम क्या करते हैं? हम उसका एक्सपीरियंस करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब गोइंग बियॉन्ड एडिंग द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, डेवलपिंग अ न्यू थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी में बेसिक चीजें होती है जहां हम नया थ्योरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। केस स्टडी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सिंगल या स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ पॉइंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। फोकस ग्रुप में क्या होता है? स्मॉल और ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, स्मॉल ग्रुप, और उस पर फोकस किया जाता है। मॉडरेटर का रोल क्या होता है? कि सही क्वेश्चंस पूछना। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात करें तो एक्सटर्नल जो ऑब्जर्वर होता है उसके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। इन डेप्थ इंटरव्यू में अनस्ट्रक्चर एंड फेस टू फेस ओपन इंटरव्यू होता है। अनस्ट्रक्चर मतलब वहां पे कोई बना नहीं होता है आंसर शीट, वहां पे कुछ भी नहीं होता है, जैसे सवाल आप जैसे सवाल पूछेंगे उस हिसाब से आपको जवाब मिलता चला जाएगा। क्लियर है? जी सर। उसके बाद है नैरेटिव रिसर्च। अगर हम बात करें नैरेटिव रिसर्च का, तो नैरेटिव रिसर्च क्या होता है? अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर, मतलब रिसर्च क्या करता है? लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स को रिसर्चर क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। नरेट द लाइफ ऑफ अदर्स एक्सपीरियंस। देखो, अगर बात करें इसमें क्या कहते हैं, फेनोमोलॉजी में, ठीक है, तो फेनोमोलॉजी में क्या होता है? फेनोमोलॉजी में सेल्फ एक्सपीरियंस को आप डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर नैरेटिव रिसर्च की बात करें तो वहां अदर्स लाइफ के एक्सपीरियंस को, जैसे जेल में था, जेलर था और वहां बहुत सारा उसने काम किया, तो उसके लाइफ को, एक्सपीरियंस को आप नरेट करते हो, बताते हो कि देखो यार वहां वो आदमी था, उसने ये काम किया, और उस बेस पर ये बता देते हो। उसको बोलते हैं नैरेटिव रिसर्च। क्या बोलते हैं? अदर्स एक्सपीरियंस को शेयर करना, लाइफ बताना, नरेट करना, उसको बोलते हैं नैरेटिव रिसर्च। फेनोमोलॉजी क्या हो गया? कि डिफरेंट ओपिनियन अबाउट वन फेनोमेना, मतलब किसी एक सिचुएशन के बारे में अलग अलग ओपिनियन होना। सेल्फ एक्सपीरियंस को आप बताते हो, वहां पे क्या करते हो? सेल्फ एक्सपीरियंस बताते हो। इथनोग्राफी स्टडी ऑफ कल्चर या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात। केस स्टडी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ एनी ग्रुप, कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी। कंटेंट एनालिसिस मतलब इसको टेक्स्ट एनालिसिस या हेमोटिक्स भी बोलते हैं, डिकोड करना या इंटरप्रेट करना वर्ड्स को। और ग्राउंड थ्योरी मतलब जनरेट ग्राउंड लेवल थ्योरी, ग्राउंड लेवल थ्योरी को जनरेट करना। तो ये था रिसर्च की कुछ चीज। अब चलो एक और बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग या थ्री डोमेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग या थ्री डोमेन। अब ब्लूम्स क्लासिफिकेशन में 3 पार्ट है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो वो थॉट्स और थिंकिंग को लेकर है। किसको लेकर है? थॉट्स और थिंकिंग को लेकर है। अगर हम बात करें अफेक्टिव डोमेन को तो इमोशंस को लेकर है, फीलिंग को लेकर है, ठीक है। और अगर साइकोमोटर डोमेन की बात करें तो वो टेक्निकल स्किल्स को या एक्शंस या डूइंग करने को लेकर है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन किसकी बात करता है? कि थॉट्स या थिंकिंग को, कि भैया हम कैसे किसी चीज को थॉट लेते हैं या कैसे रिमेंबर करते हैं, कैसे मेमोराइज करते हैं किसी चीज को, उसकी बात करता है। और इसके लिए वर्ड है कास, KCAASE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता रहा हूं, बहुत पूछा जाता है इससे, ठीक है जी। अब कास क्या है? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसाइज और इवैल्यूएट। किसी भी जब प्रोसेस करते हैं, जब माइंड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम नॉलेज को अडॉप्ट करते हैं, फिर कॉम्प्रिहेंड करते हैं और तब जाके हम उसको अप्लाई करते हैं, तब समझ में आता है, एनालाइज करते हैं कि हाँ भाई इस चीज को ऐसे हमने अप्लाई किया था, सिंथेसाइज करें और लास्ट में इवैल्यूएशन, जजमेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या है? थॉट से या थिंकिंग है, ठीक है, कोई भी चीज को। इफेक्टिव डोमेन किसकी बात करता है? सर ये इमोशंस या फीलिंग की बात करता है। कैसे? अगर हम बात करें
इफेक्टिव डोमेन की, तो सबसे पहले क्या होगा, इमिटेशन, IM10, इसमें याद रखिएगा IMPAN, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे क्या है इमिटेशन, मतलब जब भी आप नकल करते हैं किसी चीज का, सबसे पहले जब आप कोई चीज सीखना होता है, ठीक है, तो आप नकल करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये इसका है और ये इसका है, ये उल्टा हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइकोमेट्र मतलब टेक्निकल स्किल्स, और टेक्निकल स्किल्स को हम कैसे सीखते हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसकी बात कर रहा है ना, इसी की बात है। हाँ, ठीक है, ये उल्टा हो गया, साइकोमोटर ये होगा और इफेक्टिव ये होगा। तो साइकोमोटर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, टेक्निकल स्किल्स को हम सीखते हैं। अब सीखते कैसे हैं ये बताया गया है। तो सबसे पहले हम कोई चीज को नकल करते हैं, जब कोई चीज सिखाया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम नकल करते हैं। नकल करने के बाद जब हम उस चीज को सीख जाते हैं तो फिर मैनिपुलेट करने लगते हैं, क्या कि भैया अच्छा हम आपको इस तरीके से करके देखें। ठीक है, जब आप वो भी करने लग जाते हैं, जब आप मैनिपुलेशन भी करने लग जाते हैं, तो फिर आप में आपके काम में प्रिसीशन आ जाता है, मतलब एक्यूरेसी आने लगती है। एक्यूरेसी मतलब काम को आप बहुत अच्छे ढंग से करने लग जाते हो। उसके बाद आर्टिकुलेशन होता है। आर्टिकुलेशन मतलब आप उस चीज में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हो, और लास्ट में नेचुरलाइज कर देते हो। नेचुरलाइज मतलब कि अब आप उसके एक्सपर्ट बन चुके हैं, आप उसको सिखाने लगते हो। तो ये क्या है, ये टेक्निकल स्किल को सीखने का 5 स्टेज है, जिसको IM10 कहा गया है। क्या, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, नेचुरलाइजेशन, सॉरी प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। और उसके बाद है इफेक्टिव डोमेन, मतलब आप कैसे फीलिंग्स को, इमोशंस को देखते हो, उसकी बात कर रहा है। तो इमोशंस को सबसे पहले आप रिसीव करते हो, उस बेस पर रिस्पॉन्ड करते हो, फिर वैल्यू करते हो, ऑर्गेनाइज और कैरेक्टराइज कर देते हो। तो R2VOC याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कॉग्निटिव डोमेन थॉट थिंकिंग के लिए, जिसका एग्जांपल दिया मेमोराइज करना या रीजनिंग। इफेक्टिव डोमेन इमोशंस और फीलिंग के लिए, जिसका एग्जांपल दिया अप्रिशिएशन और मोटिवेशन। साइकोमोटर डोमेन एक्टिंग या डूइंग के लिए, जिसमें टाइपिंग या प्लेइंग दिया हुआ है। ठीक है, देखो बेस्ट पार्ट, ये बेस्ट दिया हुआ है चार्ट। देखो, कॉग्निटिव डोमेन किसके लिए, नॉलेज के लिए होता है। इफेक्टिव डोमेन किसके लिए, एटीट्यूड के लिए होता है। और साइकोमोटर किसके लिए होता है, स्किल्स के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ये ना पहले वाला पे दिया, कॉग्निटिव डोमेन का 2 था। ठीक है, कौन सा सर, 2 था, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, RUAASE। ठीक है, और एक था कास। तो ये पहले वाला है, क्या रिकॉल करते हैं डेटा को, फिर अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, यूज में लाते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और फिर इवेल्युएट कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, इवेल्युएट कर देते हैं। तो ये भी होगा RUAASE या फिर KCAASE, ये भी होगा। ठीक है, तो ये पहले हुआ था और ये सेकंड वाला है। ठीक है ना, इसी को इंप्रोवाइज करके ये बनाया गया, ये वाला। ठीक है, चलो उसके बाद है इफेक्टिव बिहेवियर। इफेक्टिव बिहेवियर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, एटीट्यूड की बात किया गया है। तो इसमें क्या है, R2VOC। R2 रिसीव क्या करना, अवेयरनेस की बात करता है, कि जब भी आपको कोई चीज इमोशंस की बात होगी तो आप रिसीव क्या करोगे, अवेयरनेस रखोगे। ठीक है, रिस्पॉन्ड मतलब रिएक्ट करना, और वैल्यू मतलब अंडरस्टैंड और एक्ट करना, और समझना और उस बात को एक्ट करना। ऑर्गेनाइज पर्सनल वैल्यू सिस्टम, कुछ पर्सनल वैल्यू सिस्टम को ऑर्गेनाइज करो और एडॉप्ट कर लो बिहेवियर को। लास्टली क्या, इंटरनलाइज वैल्यू सिस्टम, मतलब एडॉप्ट कर लो बिहेवियर को। इमिटेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम, मतलब सॉरी साइकोमेट्र में क्या करते हैं, टेक्निकल स्किल सीखने की जगह पे सबसे पहले हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैनिपुलेशन, मतलब उसका इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, फिर प्रिसीशन आ जाता है, एक्यूरेसी आ जाती है, फिर कंबाइन, इंटीग्रेट और यहाँ पे देखो आर्टिकुलेशन में क्या होता है ना, कि हम कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और रिलेटेड स्किल्स को बहुत सारे बोलते हैं ना एक्सपर्टीज बन जाते हैं। और फिर नेचुरलाइजेशन मतलब बिकम एक्सपर्ट, यहाँ पे एक्सपर्ट ज्यादा बन जाते हैं। यहाँ पे आप सीखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे डॉक्टर, जब आप डॉक्टर वाला बात बनेंगे ना, तो सबसे पहले बॉडी को काटना वाटना सिखाता है, तो पहले डॉक्टर करके दिखाता है, फिर बच्चे उसको सीखते हैं। फिर जब बॉडी वॉडी वाला बात आ जाता है खुद करने का, तो डॉक्टर बोलते हैं अच्छा, बच्चा बोलता है अच्छा हम चलो मैं अब करता हूँ, तो डॉक्टर बोलता है ठीक है करो। डॉक्टर जब करने के लिए देता है ना, तो वो फिर मैनिपुलेट करने लगते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसमें उसका प्रिसीशन आता है, और लास्ट में जब उसको खुद थोड़ा उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो खुद आर्टिकुलेट करने लगते हैं, कंबाइन करते हैं, हड्डी को जोड़ना कैसे है, फिर कैसे क्या करना है वो देखते हैं, और लास्ट में उसका एक्सपर्ट बन जाते हैं, मतलब ये डॉक्टर फाइनली बन के निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेक्निकल स्किल्स। तो ये क्या है सर, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टीचिंग में कैसे आप इन चीजों को सीखते हैं, है ना। मॉडल्स है, मॉडल्स ऑफ लर्निंग है, तो इसकी बात किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है,
मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कार्य है ना, काम है। अब इन जो देखो बड़ा वाला फंक्शन तो है ही, बहुत सारा काम है, ठीक है, लेकिन मैक्रो फंक्शन से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब क्या है मैक्रो फंक्शन, आओ देखो। सबसे पहला मैक्रो फंक्शन जो है वो है इमोटिव फंक्शन। इमोटिव फंक्शन मतलब इमोशंस की बात कर रहा है। कम्युनिकेट करने के लिए आपको इमोशंस की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मान लो कोई चीज आपके साथ घटना घट जाती है, अचानक से कोई चीज होगी, ओ नो शिट यार क्या कर रहे हो आप, तो ये क्या, इसको इमोशन, इमोटिव फंक्शन बोलते हैं, जब आप इमोशंस को शेयर करते हुए कम्युनिकेट करते हो। दूसरा है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन में आप आदेश देते हो या डायरेक्ट करते हो, ठीक है, क्या कि एक वाटर लेके आना भाई, ठीक है ना, या फिर जो दरवाजा बंद कर देना प्लीज, है ना, जहां पे अफेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ अदर्स को। तीसरा है फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन इसको बोलते हैं जब आप किसी कम्युनिकेशन की शुरुआत करने के दौरान हाई हेलो वाला बातचीत नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं फैटिक फंक्शन, ठीक है, कि जो आप ओपनिंग द चैनल और चेकिंग दैट इट इज वर्किंग और नॉट, एग्जांपल में हेलो हेलो हाई वाला बात। प्योटिक फंक्शन होता है जब आप किसी चीज को बताने के लिए, मैसेज को बताने के लिए आप लैंग्वेज का सहारा लेते हो, आप थोड़ा प्योटिक अंदाज में बताते हो। रिफरेंशियल फंक्शन मतलब इंफॉर्मेशन को कैरी करना, कि रेफरेंस लेके आना। मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन मतलब फोकसिंग अटेंशन ऑन द कोडेड सब करा, द यूज ऑफ बोथ विल शैल इज करेक्ट मॉडर्न एज में। तो मेटालिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, तो वो क्या कह रहा है कि अब मॉडर्न एज में विल शैल का हर जगह यूज होता है। कॉन्टेक्सुअल फंक्शन, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, मतलब सर आपको ये बताना जरूरी है कि आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। कह रहा है क्रिएट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एक संदर्भ होना चाहिए, बात करने का एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। डिनोटेशन, कॉनोटेशन, सिमाइल और मेटाफोर, वेरी इंपॉर्टेंट। डिनोटेशन को डिक्शनरी भी मीनिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव मीनिंग या लिटरल मीनिंग भी कहा जाता है। डिनोटेशन में क्या, डिक्शनरी का जो मीनिंग होता है या ऑब्जेक्टिव वाला मीनिंग। कॉनोटेशन को समेटिव कहा जाता है, सॉरी सब्जेक्टिव, फिगरेटिव या इमोशन या फीलिंग्स बोला जाता है। तो ये जो है ना, ये लॉन्ग वाला, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा है और ये सब्जेक्टिव की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिनोटेशन में याद रखिएगा डिक्शनरी मीनिंग और कॉनोटेशन में सब्जेक्टिव मीनिंग। सिमाइल और मेटाफोर दो ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपैरिजन के लिए देखे जाते हैं, ठीक है। सिमाइल मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग, जैसे क्या, राम इज लाइक ए गॉड, राम भगवान जैसे हैं। माई बॉयफ्रेंड इज लाइक अ पोटैटो, आलू की तरह है, स्वीट पोटैटो, है ना। चलो तो ये क्या हुआ, कंपैरिजन हो गया। जो डिसिमिलर है, कोई कंपैरिजन है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का और आलू से, है तुम्हारे गर्लफ्रेंड का और आलू से, नहीं। मेटाफोर बोलते हैं नो कंपैरिजन, डायरेक्ट से कि मेरी गर्लफ्रेंड चांद है, मेरी गर्लफ्रेंड परी है ना। हालांकि खैर छोड़ो, इसको इग्नोर करो, है ना। चलो उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ ऐसे कम्युनिकेशन है जो नॉन वर्बल टाइप के होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें पैरालिंग्विस्टिक, तो पैरालिंग्विस्टिक जो है मेहराबियन मॉडल है, उसकी बात क्या है कि लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसमें 7, 38 और 55 रूल्स काम करते हैं। 7 बोलता है, मेहराबियन ने कहा कि 7% जो है वो आपकी वॉइस काम करती है, 38% सॉरी 7% आपका वर्ड काम करता है, 38% आपकी वॉइस के लिए होती है। बॉडी लैंग्वेज 55% काम कर सकता है किसी भी कम्युनिकेशन में। 7% क्या सर वर्ड, 38% क्या सर आपका वॉइस और 55% क्या बॉडी लैंग्वेज। तो पैरालिंग्विस्टिक में सबसे पहले क्या कहा गया कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम, स्पीड, इनोटेशन, किस हिसाब से आप बोल रहे हो, टोन, पिच क्या है आपका, ये पैरालिंग्विस्टिक में कहा गया। और इसके लिए मेहराबियन ने एक मॉडल दिया, ठीक है, मेहराबियन मॉडल, जिसमें 7, 38, 55 की बात करी गई कि 7% वर्ड्स, 38% आपका टोन और बॉडी लैंग्वेज 55% है, ठीक है। दूसरा है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स बोलते हैं बॉडी मूवमेंट के लिए, क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट के लिए, कि जो आपका इधर उधर बॉडी मूवमेंट करते रहता है ना, और उससे आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसको बोलते हैं काइनेसिक्स। तो काइनेसिक्स भी क्या है, काइनेसिक्स इज अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या है, बहुत बड़ा फॉर्म है जहां पे आप बॉडी मूवमेंट करके बता देते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक बॉडी मूवमेंट्स सच एज फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर्स। तो देखो काइनेसिक्स में क्या, आप जैसे आप कर दिए, नाराज हो, है ना, गुस्सा हो, तो ये क्या है, ये बॉडी मूवमेंट्स पता चल जाता है। हैप्टिक्स, हैप्टिक्स बोलते हैं रिएक्शन टू टच, है ना, कि आपने टच किया और उसका रिएक्शन क्या मिला। आप
देखो टच बहुत तरह का होता है, कभी आप किसी गलत इंटेंशन से किसी को गर्ल्स को टच कर लो ना, आपको वो पड़ाक के कान के नीचे लगेगा। हाथ मिलाने का तरीका क्या, उसका टच अलग होता है। तो सब चीज का, तो रिएक्शन टू टच, जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो टच का क्या रिएक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हैप्टिक्स। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहा है, हैप्टिक कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वे बाय व्हिच पीपल एंड एनिमल्स कम्युनिकेट वाया टचिंग। टच इज द मोस्ट इफेक्टिव मींस टू कम्युनिकेट फीलिंग्स और इमोशन। तो टच बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोक्सेमिक्स बोलता है डिस्टेंस और स्पेस की स्टडी को। डिस्टेंस और स्पेस का स्टडी मतलब कि सर कितना स्पेस के बीच में कोई एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है। ठीक है, प्रोक्सेमिक्स इज स्पेस एंड हाउ ह्यूमन यूज इट, बोलता है कितना स्पेस होना चाहिए और उसका इंसान कितना यूज करता है। प्रोक्सेमिक्स क्या है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हैव यू बीन कम्युनिकेटेड विद समवन समथिंग बाय यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो डिस्टेंस और स्पेस की अगर हम बात करें तो 4-5 तरीके का होता है, देख लो। सबसे पहला होता है इंटीमेट स्पेस, मतलब 0 से 1.5 फीट तक। यहाँ पे आप अपने बहुत ज्यादा पर्सनल जो लोग होते हैं ना, जो फ्रेंड्स, यार, मॉम, डैड, इन सब लोगों से बातचीत करते हो। फिर पर्सनल स्पेस 1.5 फीट से 4 फीट तक। यहाँ पे जो थोड़ा सा दूर वाला दोस्त होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है, वो सारा दोस्त से हम बात करते हैं। ये जो होते हैं पर्सनल इंटीमेट जोन्स, स्पेस स्टार्ट ओवर फिजिकल बॉडी एंड एक्सटेंड 4 फीट तक, तो मतलब 1.5 फीट से 4 फीट तक जाता है। और ये जो है दोस्त लोगों के लिए होता है। सोशल स्पेस समाज वाले लोगों के लिए, अपने कलीग्स के लिए 4 से 12 फीट के स्पेस में रह के आप बात करते हो, तो वो आपके दोस्त जो होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनके लिए होता है। किनके लिए होता है, कलीग्स। देखो, कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन सोशल जोन व्हिच इज 4 to 12 फीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी टिपिकली कॉन्टेक्स्ट प्रोफेशनल और कॉजल इंटरेक्शन। देखो प्रोफेशनल मतलब वही बोला ना, कलीग, तो कलीग किसमें आएगा, प्रोफेशनल में आ जाएगा। नॉट इंटीमेट और पब्लिक, तो पब्लिक और इंटीमेट नहीं रहता है। ठीक है, चलो। और लास्ट में जो है पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस होता है जो अननोन लोगों के लिए। तो अननोन लोगों से हम किस तरह से बात करते हैं वो बताता है पब्लिक स्पेस, जो 12 फीट से ज्यादा होता है डिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्रोनमिक्स। क्रोनमिक्स होता है डिस्टेंस और स्पेस की स्टडी। क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस, सॉरी क्रोनमिक्स, सॉरी टाइम की स्टडी। प्रोक्सेमिक्स मतलब होता है डिस्टेंस और स्पेस। क्रोनमिक्स बोलता है टाइम की स्टडी को, कि कैसे कोई भी इंसान स्टडी करता है टाइम को, उसके यूज को। ठीक है, कह रहा है क्रोनमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट थ्रू द यूज ऑफ टाइम। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑक्यूलेक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ आई बिहेवियर, कि आपका आई कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है, और उससे कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं। वोकलिक्स बोलते हैं वॉइस स्टडी ऑफ क्या, लैंग्वेज, वोकल क्वालिटीज का। ठीक है, पिच, वॉल्यूम, टोन का। और ऑल्फालिक्स बोलते हैं स्मेल की स्टडी को, कि आप स्मेल से कैसे बता सकते हैं कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, ये देखो, प्रोक्सेमिक्स स्टडी ऑफ डिस्टेंस स्पेस, हैप्टिक्स रिएक्शन टू टच, काइनेसिक्स बॉडी ऑफ मूवमेंट्स पार्ट्स, है ना, एंड क्रोनमिक्स स्टडी ऑफ टाइम, ऑक्यूलिक्स यूज ऑफ आई इन कम्युनिकेशन, वोकलिक्स वॉइस एनिमेशन, ऑल्फेटिक्स सेंस ऑफ स्मेल। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, 4 मॉडल्स कम्युनिकेशन के हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, टोटल सर 8 मॉडल्स हैं। 3 तरह के मॉडल्स हैं। एक तो है भाई साहब आपका लीनियर, ये क्या बोलते हैं, लीनियर मॉडल। दूसरा है इंटरेक्टिव मॉडल, तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल। आपका बात करें लीनियर मॉडल में तो 4 मॉडल है। लीनियर में 4 मॉडल है। 4 कौन कौन सा, एक तो लीनियर क्या कहते हैं इसको, अरिस्टोटल मॉडल, लॉसल मॉडल, सेनन-वीवर मॉडल और बर्लो का मॉडल। ये 4 मॉडल आपको पढ़ना है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। और अगर हम बात करें कि लीनियर मॉडल क्या होता है, तो ये वन वे कम्युनिकेशन मॉडल होता है। क्या होता है, वन वे, मतलब एक तरफ से ही आपको कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है, linear model communication include a variety of theories that suggest communication moves linearly in one direction। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जिन्होंने क्या बोला कि एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन काम करता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। कह रहा वन एग्जांपल ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन इज अ मार्केटिंग ईमेल दैट माइट रिसीव फ्रॉम योर फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड। तो बोल रहा है वन लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन का क्या एग्जांपल हो गया, कि जो आप देखो जब शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपिंग करने के लिए वो आपका नंबर और ईमेल आईडी मांगता है ना। जब आप मॉल्स वगैरह में देखते हो तो वहां से जो आपको ईमेल रिसीव होता है, टेक्स्ट मैसेज रिसीव होता है, उसको लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहता है, कि भैया आपको वो मैसेज दे दिया जो देना चाह रहा था, आप समझ गए। ठीक, इसको बोलते हैं लीनियर। इंटरैक्टिव को हम लोग कन्वर्जेंस मॉडल बोलते हैं, जो क्या करता है सर, दोनों तरीके से आपको इंटरैक्टिव मॉडल बताता है। ठीक है, क्या कह रहा है, deals with the exchange of ideas and messages taking place both ways
सेंडर एंड टू रिसीवर एंड वाइस वर्सा, वो रिसीवर से सेंडर या सेंडर से रिसीवर तक, तो इसको इंटरेक्टिव बोलते हैं। और ट्रांजेक्शनल मॉडल जो है वो बात करता है किसका, कम्युनिकेशन एज अ टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस विद सोशल, रिलेशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये इंस्टेंट फीडबैक देता है। ट्रांजेक्शनल मॉडल की अगर हम बात करें तो इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड कराता है, लेकिन इंटरेक्टिव में इंस्टेंट फीडबैक नहीं होता है। ठीक है, चलो ये देखो, ये बात करते हैं क्या है। लीनियर मॉडल वन वे है, वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, इंटरेक्टिव टू डायरेक्शनल है, और ट्रांजेक्शनल मॉडल है पर्सनल कम्युनिकेशन इमीडिएट विद टू वे फीडबैक। क्या है ये। अब इसमें हमें 8 मॉडल पढ़ने हैं, अरिस्टोटल मॉडल, लॉसल मॉडल, सैनन-वीवर मॉडल, बर्लो मॉडल, क्रैमर मॉडल्स और वेस्ले मैकलेंस मॉडल, बार्लेंस मॉडल और डार्क हेलिकल मॉडल। तो सबसे पहले हम सैनन-वीवर मॉडल की बात करते हैं। सैनन-वीवर मॉडल में 1948 में आया, क्लॉड सैनन ने दिया, प्रेजेंट किया अर्लीस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो एलिब्रेट किया कि कैसे कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो जाता है और कैसे गलत हो सकता है। जैसे इसने क्या कहा कि कम्युनिकेशन के बीच में नॉइज आ जाते हैं। जब कोई सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा होता है तो उसके बीच में क्या होता है, नॉइज आ जाता है, जो आपको गलत कम्युनिकेशन बता सकता है। और उसने क्या बोला कि सोर्स है, इनकोड है, इस बीच में यहाँ पे आपका क्या आ जा रहा है सर, नॉइज आ जा रहा है। ठीक है, डिकोड और रिसीवर्स के बीच में, तो नॉइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पे। इन दिस मॉडल द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल हु सेंड्स अ मैसेज टू अनदर पर्सन विद द यूज अ ट्रांसमीटर, क्या यूज करते हैं, ट्रांसमीटर। ठीक है, चलो बात याद करो, देखो द बॉक्स एट द बॉटम, द नॉइज रिप्रेजेंट्स इंटरफेरेंस ऑफ एनी सिग्नल विद द मैसेज दैट इज बीइंग कैरिड। तो बोल रहा भाई साहब नॉइज बीच में क्या है, इंटरफेरेंस है जो बीच में लेके आ रहा है। दूसरा मॉडल है अरिस्टोटल मॉडल। अरिस्टोटल मॉडल किसकी बात करता है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन स्पीकर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। ये स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। क्या है, स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है, जहां पे स्पीकर को पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा। कह रहा है हियर इज द स्पीकर गिवन द एंटायर चार्ज ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीकर को पूरा एंटायर चार्ज दे दिया जाता है। ही इज सोली पुट एज द इंचार्ज इन कम्युनिकेशन। ठीक है, कह रहा है लेट अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल, ए पॉलिटिशियन मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग द इश्यूज इन द राइट वे। वन शुड टॉक अबाउट द improving safety of goods, better transportation facilities, the need for the more ration shops in order to face the maximum number of votes। तो बोल रहा भाई साहब अरिस्टोटल मॉडल बोला कि स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाले ऑडियंस को कैसे अपने अंदर लेके आता है और कैसे कनेक्ट कर पाता है। तो इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि एक पॉलिटिशियन है, उसको पता होना चाहिए कि मेरा वोट कैसे कनेक्ट होगा, कैसे लोग मुझसे कनेक्ट होंगे और उससे मेरा रिजल्ट कैसे मेरे पास आएगा। ठीक है, उसके बाद है बर्लो मॉडल। बर्लो का एसएमसीआर मॉडल है, 4 तरीके का, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर्स, ये 4 मॉडल है और चारों में इसके कंटेंट दिए गए हैं। तो आपको एसएमसीआर बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद है लॉसवेल मॉडल। लॉसवेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ने बेसिक फ्रेमवर्क दिया है। उन्होंने पूछा क्या कि ये बात करा क्या कि 865 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन्होंने 5 क्वेश्चंस पूछा है और उसकी बात करी है कि हु सेड, किसने कहा, व्हाट डिड से, व्हाट वाज द चैनल, whom did they say and what were the effects। तो ये 5 क्वेश्चंस के बेस पर लॉसवेल ने कम्युनिकेशन की बना दिया। देखो से बोल रहा हु सेज मतलब कम्युनिकेटर कहता है, सेज व्हाट क्या कहता है, मैसेज, इन विच चैनल, मीडियम क्या होगा उसका, टेलीविजन होगा, क्या होगा मीडियम, टू हुम किससे कहता है, ऑडियंस, और क्या हो लेके आता है, इफेक्ट लेके आता है। तो ये बात कर रहा है कौन, आपका लॉसवेल कम्युनिकेशन मॉडल। नेक्स्ट चले आइए, उसके बाद है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बाय ऑथर। तो एक है स्क्रैम मॉडल, एक है वेस्ले मैकलेन मॉडल। देखो अगर हम बात करें आउट ऑफ ऑल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्क्रैम मॉडल सेलिब्रेट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ सेंडर और रिसीवर। तो यहाँ पे अभी तक बात जो चल रही थी लीनियर मॉडल में वो वन वे कम्युनिकेशन की बात थी, लेकिन अगर स्क्रैम मॉडल की बात करें तो वो सेंडर रिसीवर दोनों की बात करता है, टर्न बाय टर्न, टाइम बाय टाइम बात करता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ, टर्न बाय टर्न का बात करता है in the message। For the scrum communication is about sharing information or having common attitude towards sign के behalf पे same attitude लेके आना, ये किसका है, स्क्रैम मॉडल। मतलब ये टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है, सीधा सीधी बात समझ लो, यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन मॉडल की बात कर रहा है। His model is based on 3 fundamental components, 3 फंडामेंटल है क्या, सोर्स, डेस्टिनेशन और मैसेज। ये 3 चीजें के बेस पर ये मॉडल बनाया गया है। चलिए वेस्ले मैकलेन मॉडल्स क्या कहता है, the model highlights how our communication is affected by the environmental, cultural and personal factors। तो ये बोल रहा भाई साहब
कैसे हमारा कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट की वजह से, कल्चर की वजह से और पर्सनल फैक्टर की वजह से इफेक्ट होता है। ठीक है जी, चलिए बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद है बार्लेंस मॉडल। बार्लेंस मॉडल में क्या दिया है, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इंटरपर्सनल, रिसीव्स एंड इमीडिएट फीडबैक। तो इमीडिएट फीडबैक की बात कहां हो रहा है, ट्रांजैक्शनल मॉडल में, और बैलेंस मॉडल्स में ये बात कही गई है क्या, इमीडिएट फीडबैक। यहां भी बातचीत होती है लेकिन इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है डांस हेलिकल मॉडल। दिस मॉडल बिल्ड्स ऑन सर्कुलर मॉडल्स एंड एक्सप्लेन हाउ मैसेज आर इंप्रूव्ड बाय यूजिंग फीडबैक। तो यहां भी फीडबैक की बात की गई है डांस हेलिकल में। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मैसेज को इंप्रूव किया जा सकता है यूजिंग फीडबैक, फीडबैक को यूज करते हुए। When we are communicating with someone, their feedback influence our next statement। तो भैया जब भी आप बात कर रहे हो तो उसका फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला जो है उसके फीडबैक के बेस पर अपनी बात को आगे और सही कर सकता है। With each cycle of the communication, our pool of knowledge grows wider and we expand our circle which the represent in the figure below। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो डांस हेलिकल मॉडल क्या है, कुछ भी नहीं है, कम्युनिकेट करने का तरीका है कि भैया कैसे कम्युनिकेट करें और फीडबैक लेते हुए हम कैसे उसको सही तरीके से और इंप्रूव कर पाए। क्लियर है जी। तो चलिए आज के कुछ टॉपिक्स हो गए, मजा आया पढ़ के, आया ना जी, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। और मजा आया होगा तो लाइक जरूर करना है, इतने व्यूज आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलो लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।